तो साथियों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम लोग करते हैं लॉ, एजुकेशन, मोटिवेशन और फाइनेंस की बातें। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं यहां पे डिस्कस करूंगा कि हमें होम लोन क्यों नहीं लेना चाहिए। देखिए, पहली बात, इमोशनल पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचते हैं, अगर आप देखते हैं, तो होम लोन जो होता है बहुत एक जो घर होता है वो बेसिक नीड होता है। मतलब सबका एक सपना होता है कि उसका शहर में या गाँव में जहाँ से वो बिलोंग करता है वहाँ पर अच्छा घर हो, और स्पेशली जहाँ पे वो टाउन में जिस सिटी में रह रहा है वहाँ पे वर्क प्लेस पे जो मॉडर्न जो यंगर जनरेशन है ये चाहती है कि हमारा एक घर हो जहाँ पे हम काम करते हैं। उसको फुलफ़िल करने के लिए सबसे आसान क्या तरीका है? सबसे आसान तरीका है किसी भी बैंक में जाना, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाना और वहाँ से होम लोन लेना। अब होम लोन लेके आप घर तो ले लेते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता है कि पहला दिक्कत ये होता है कि ओनरशिप आपके पास नहीं रहता है। जी हाँ, अगर आप जो भी घर बैंक लोन के थ्रू लेते हैं तो आप बैंक का मिनिमम ईएमआई जो उसका डाउन पेमेंट होता है वो करते हैं। बाकी के ईएमआई के लिए आप बैंक पे डिपेंड होते हैं। बैंक आपका ईएमआई भरता है टू द बिल्डर, मतलब आपका जो बैंक अमाउंट जाने का है वो बिल्डर को बैंक पे करता है। आप भरते हैं बैंक को ईएमआई के थ्रू, राइट। इसमें क्या होता है कि जो आपका घर है उसका जो राइट्स है, जो ओनरशिप राइट है, मकान जो मालिकाना हक है, वो आपके पास नहीं रहता है। वो रहता है जिस बैंक से या जिस भी संस्था से आपने लोन लिया है उस संस्था के पास इसका ओनरशिप रहता है। तो पहला ये रीज़न है, जब तक आप बैंक को उसका पूरा एक एक पैसा नहीं चुका देते हैं तब तक आपको उस घर का ओनरशिप राइट नहीं मिलता है। ये आपको बात समझना है कि आप पैसा देने के बाद भी आप उस घर के मालिक नहीं हैं। इन बिटवीन कोई भी दिक्कत होता है, आपके साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है, तो घर का ओनरशिप बैंक को चला जाएगा। बैंक क्या करेगा, उस घर की नीलामी करवाएगा और ऑक्शन करके उस घर को बेच के अपना मुनाफा निकाल लेगा जो उसने बिल्डर को पैसा दिया है। दूसरा, जो आपका जॉब है या जो आपका इनकम है स्टेबल है, मतलब इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, एक फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी अगर है आपके पास है तो आपको होम लोन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जो बैंकों का या जो लोन देने वाली संस्थाएं हैं उनकी गुंडागर्दी इस तरीके से है कि आदमी 1000-2000 के लोन लेने के बाद भी इतना परेशान वो कर देते हैं कि आपको मेंटली आप बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक ईएमआई बाउंड, मतलब आपका अगर आप समय से एक ईएमआई नहीं भर पाते हैं तो बैंक वाले आपको इतना परेशान करेंगे, आप इरिटेट हो जाएंगे और आगे चल के आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। अगर पैसे का व्यवस्था आपके पास नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है, तो आप सोचेंगे कि मैं कैसे भी इस घर को सस्ते में करके बेच दूं और मैं बैंक का पैसा चुका दूं, ताकि आपको जो इंसल्ट फील हो रहा है, उसके साथ जो टॉर्चर हो रहा है बैंकों की तरफ से, वो ना करना पड़े। तीसरा, आपकी डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी में ये होता है, जब आप बैंक लोन लेते हैं तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स देते हैं, आप सैलरी स्लिप देते हैं, आप अपनी ज्वाइनिंग लेटर देते हैं, आपका सिविल स्कोर देते हैं, आपका जो भी बैंक से जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो आपका हिस्ट्री देते हैं आप बैंकिंग का, वो बैंक के पास भी जमा होता है और बिल्डर के पास भी जमा होता है। इन केस कि आप अगर बैंक का जो लोन है, जो ईएमआई है, वो एक भी आप मिस करते हैं, अगर आप उसको नहीं दे पाते हैं, तो बैंकर्स के जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले आपके ऑफिस के जितने कलीग हैं, आपके ऑफिस के सीनियर जूनियर जितना मैनेजमेंट है, वो सारा डेटाबेस निकाल लेंगे, सबको कॉल करेंगे, सबको मैसेज करेंगे कि आप इस पर्सन को जानते हैं, आप इस पर्सन को जानते हैं। अगर इन केस कि वो आपका दोस्त, आपका कलीग अगर वो हाँ में रिप्लाई करता है कि यस मैं जानता हूँ इसको, ये मेरे साथ काम करता है, तो उसको बताएंगे कि इसने होम लोन लिया है, ये पैसा नहीं दे रहा है, इससे हमारी बात करवाओ, या इसको ऐसा ही हमारी बात करवाओ। और इस तरीके से आपका जो डेटा प्राइवेसी है, या मतलब आर्टिकल 21 जो आपको राइट टू प्राइवेसी देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका हनन होता है और आप इस ट्रैप में इस तरीके से फंस जाते हैं कि आप इसमें कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसे आप बैंक से लड़ाई करेंगे, रिकवरी एजेंट से लड़ेंगे या बिल्डर से लड़ेंगे, तो वो चीज़ें आपको आगे चल के परेशान करती हैं। चौथा रीज़न है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट, मतलब जिस इंटरेस्ट पे, जिस
तय रेट पे आप लोन लेते हैं वो फिक्स नहीं रहता है। बैंकर्स क्या करते हैं, आप 2-4 EMI भरते हैं। जैसे आपने 5%, सपोज दैट कि आप 5% के इंटरेस्ट रेट पे आप बैंक से, किसी भी बैंक से लोन लेते हैं, किसी भी संस्था से लोन लेते हैं, वो 3-4 EMI भरने के बाद 6 महीने के बाद से वो बढ़ा देते हैं। वो 7% हो जाएगा, कहीं 8% हो जाएगा। बहुत दिन तक तो आप नोटिस नहीं कर पाते हैं। जब नोटिस करते हैं तो आप उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं, वो बोलते हैं जी सरकार की ऐसी पॉलिसी आई है तो ये बढ़ा दिया गया है। फिर आप उसके लिए आप उसको कैंसिल भी करवाते हैं, आप उनसे इस पे डिस्कस भी करते हैं। सपोज दैट कि वो मान जाते हैं इस पे कि नहीं, आपका जो जिस रेट पे डिस्कस हुआ था उसी रेट के हिसाब से आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा, तो उसको भी कम करवाने के लिए, यानी जो आपका बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट है 7-8% और आपकी बात हुई थी बैंक के साथ 5% पे, तो उसको भी कम करवाने के लिए वो लोग प्रोसेसिंग करके एक डॉक्यूमेंट आपसे फिलअप करवाएंगे और प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे आपसे जो भी जितने महीने तक आपकी EMI गई हुई है बीच में 7-8%, उसका हर महीने का 5,000-7,000 जोड़ के वो आपको उसमें इंक्लूड कर देंगे। तो ये फाइनेंशियल आपको एक तरीके से बहुत नुकसान करेगा, जो कि आपको समझना है कि बैंकिंग, इसीलिए आपको इस तरीके के किसी भी प्रलोभन से बचना है, बैंक लोन लेने से बचना है। क्योंकि आप घर खरीद रहे हैं और आप लोन लेके घर खरीद रहे हैं, तो आप समझिए कि आप बहुत सारी परेशानियां साथ में खरीद रहे हैं। क्योंकि बैंक, आप जब बैंक में लोन लेने के लिए आप इंक्वायरी भर कर देते हैं, तो आपको 100, 200, 500 कॉल आने लगते हैं। आप किसी बिल्डर को फ्लैट विजिट करने के लिए आते हैं, वहाँ पे आपको जो बैंक के एम्प्लॉय हैं लोन देने के लिए, वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो वो क्यों पीछे पड़ते हैं, इसी चीज़ को आपको समझना है। सपोज़ कीजिए कि जो सबसे बड़ा इनकम बैंकों का क्या है, आपका लोन EMI भरने में आपका डिले होना। जैसे आप एक भी डिले आप हो गया, 1 दिन 2 दिन का भी डिले हो गया, तो इस तरीके से इंटरेस्ट ड्यू डेट, मतलब ड्यू का, ओवर ड्यू का, इस तरीके से चार्जेज होते हैं कि उनकी बहुत सारी कमाई होती हैं। तो इसीलिए, और आप कुछ नहीं कर पाते। तो इसीलिए अगर मेंटल पीस और अपना लाइफ वर्क बैलेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्टेबल रहे, तो आप लोन लेने से बचें और अपने लाइफ स्टाइल जो है उसको थोड़ा लो कॉस्ट करें, और जितने में आपका जो इनकम है उसी में अपना काम चलाएं। जब आपके पास एनफ अमाउंट आ जाता है तभी आप घर खरीदने का प्रयास करें और लोन लेने से अवॉइड करें। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का लास्ट तक देखने के लिए वीडियो को।